हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 में है। थर्ड लेक्चर का लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, रेट लॉ क्या होता है। इसमें हमने बताया था इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट लॉ भी रेट ऑफ रिएक्शन को ही एक्सप्रेस करता है, लेकिन मैथमेटिकली करता है। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस टर्म्स में एक्सप्लेन करता है? मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में। ईच रेज टू सम पावर, इट रेज टू सम पावर, मोलर कंसेंट्रेशन की टर्म्स के ऊपर, हर टर्म्स के ऊपर कुछ ना कुछ पावर रेज्ड होती है, विच मे और मे नॉट इक्वल टू स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और वो जो आपके पास पावर होती है वो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने लास्ट वीक केस लिया था A प्लस BB प्लस CC गिव्स प्रोडक्ट, और मैं कहता इसका रेट ला लिखो, तो आप क्या लिखोगे पास? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू B इंटू C। एक की मोलर कंसेंट्रेशन का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट A है तो इसकी पावर हम P रेज करेंगे, इसका B है तो हम इसको रेज करेंगे Q, इसकी C है तो इसको हम रेज करेंगे R। यहाँ से बात बिगड़ी थी, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने बताया था कि रेट लॉ जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट हमने बताया था, इन सम केसेस, कुछ केसेस के अंदर, रेयरली होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, रेयर केसेस के अंदर जो रेट है, रेट इज नॉट डिपेंड अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। कुछ रिएक्शन में ऐसा होता है जिसमें रेट जो है उसमें जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके ऊपर एग्जैक्टली डिपेंड नहीं करते हैं। डिपेंड तो करता है लेकिन एग्जैक्टली डिपेंड नहीं करता। मतलब स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहता है इसकी पावर A होनी चाहिए थी, लेकिन ये A के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? P के ऊपर। तो हमने बताया कि मोस्टली केसेस के अंदर यहां पर ये हमेशा A को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये B को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये C को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन 100% केसेस के लिए नहीं होगा। कुछ रेयर केसेस के लिए इसका जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये जो पावर रेज की गई है मोलर कंसेंट्रेशन के ऊपर, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। थ्योरेटिकली हमें लगता है कि पावर A होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो पावर जो है वो आपके पास क्या निकल के आती है? P निकल के आती है। थ्योरेटिकली हमें लग रहा है कि पावर यहाँ पर B आनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या निकल के आती है? Q निकल के आती है। यहाँ पर पावर C होनी चाहिए, लेकिन क्या निकल के आती है? R निकल के आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है ये। कैसा कॉन्सेप्ट है आपके पास? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम जो काम करेंगे वो थ्योरेटिकल करेंगे। इसलिए मोस्टली केसेस के अंदर लेटर हम बताएंगे, हम यहाँ पर हमेशा P को रिप्रेजेंट जरूर करेंगे, लेकिन P की वैल्यू लिखेंगे क्या? जो A की वैल्यू है। B की वैल्यू क्या लिखेंगे? जो Q की वैल्यू है। R की वैल्यू क्या लिखेंगे? जो C की वैल्यू है। वैल्यू में चेंज नहीं करना है। ये एक नोटेशन अलग इसलिए दी गई है ताकि हम ये रिफ्लेक्ट कर सकें कि हर बार ये पावर यहाँ पर A नहीं आएगी। अगर मैं इस चीज को लिख देता, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक की पावर A, B की पावर B और C की पावर C, दैट मीन्स ये 100% केसेस के लिए यही होता कि हमेशा आपने यहाँ पर A लिखना है। फिर मैंने बताया कि मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा होगा, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये पावर दोनों मैच नहीं करेगी
उस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पी, क्यू और आर निकाला है। एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, लेकिन हम जो काम करेंगे वो थ्योरेटिकल करेंगे, इसलिए मोस्टली केसेस के अंदर एक की वैल्यू हम क्या लेंगे जो पी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या लेंगे जो क्यू की वैल्यू है, सी की वैल्यू वही होगी जो आपके पास आर की वैल्यू है। इसलिए ध्यान रखना आपके पास नोटेशन अलग की गई है, बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम रहेगा। कुछ केसेस में अलग होगा, थोड़ी देर के बाद पता लगेगा कैसे होगा, उसमें हमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हमने पढ़ा था, एक चीज हमने पढ़ा था कि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जो है उसकी जो यूनिट होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये पैरामीटर हमने पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पर, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसकी ऐसा यूनिट हमने बताया था ऑलवेज फाउंड टू बी मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। ये पॉइंट हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है कि एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, हमें यहाँ पर पी क्यू आर इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि कुछ रेयर केसेस में ये स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट को फॉलो नहीं करता है एक्सपेरिमेंटली। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के मैंने एक को पी लिखा है, बी को क्यू लिखा है, सी को आर लिखा है, लेकिन हम जो काम करेंगे थ्योरेटिकल करेंगे, तो हम एक पी की वैल्यू वही लेंगे जो ए की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू वही लेंगे जो बी की वैल्यू है, आर की वैल्यू वही लेंगे जो सी की वैल्यू है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर वो लेटर ऑन पढ़ेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे काम करती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। बहुत लेंथी टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो जिसको रेट ला एक्सप्रेशन आ गया ना, उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ गया। बेसिक्स तो ये है। कैसे? रेट ला इक्वेशंस में आपने एक चीज की थी अभी कि रेट इज इक्वल टू, हमने एक इक्वेशन मानी थी ए बी सी वाली, ये वाली इक्वेशन, और इसका रेट हमने निकाला था, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर। और मैंने यहां पर बताया था पी क्यू आर रिप्रेजेंट इसलिए किया गया है, कुछ केसेस के अंदर ये पी की वैल्यू इस ए की वैल्यू से डिफरेंट आती है, इस वाले ए की वैल्यू से डिफरेंट आती है, इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है कि ये मे और मे नॉट इक्वल। मोस्टली केसेस में क्या होगा, ए वही होगा जो पी होगा, बी क्यू वही होगा जो बी होगा, आर वही होगा जो सी होगा। लेकिन अगर ए बी सी ही लिख देते यहाँ पर तो 100% केसेस एप्लीकेबल हो जाता। उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने पी क्यू और आर लिखा है। ये क्या है, ये हमने पढ़ी है सर, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं रेट ला इक्वेशन। क्या बोलते हैं आपके पास, रेट ला इक्वेशन या रेट ला एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये जो हमने लिखा था, ये जो हमने लिखा था, ये हमने क्या लिखा था आपके पास, रेट ला लिखा था। तो इस रेट ला इक्वेशन को हमने यहां पर लिख लिया। इस रेट ला इक्वेशन में एक चीज हुई है कि जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट थे, मतलब ये समझिए आप, जो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी, उनकी पावर आई है कुछ ना कुछ, और अगर इस पावर का हम सम कर दें, P प्लस क्यू प्लस आर कर दें, तो इसका सम अगर 1 आता है तो वो रिएक्शन होगी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन होगी आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अगर P प्लस क्यू प्लस आर का सम आपने किया और 2 आया, उसको हम बोलते हैं पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। अगर आपने किया और 3 आया तो उसका नाम होता है के पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। और n सम आ गया तो कौन सा होगा पास, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो क्या किया हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, रेट ला इक्वेशन में जो मोलर कंसेंट्रेशन की टर्म्स के ऊपर जो पावर रेज की गई थी, उस पावर का हमने बेसिकली क्या किया है, सम किया है, और वो सम जो आया है वही क्या है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। रटना बिल्कुल नहीं, क्रैम नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, रेट ला इक्वेशन में मोलर कंसेंट्रेशन की टर्म्स के ऊपर जो पावर रेज की गई थी, उन पावर का सम ही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, डेफिनेशन कहती है इट मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर, सम ऑफ द पावर। कौन सी पावर,
which are raised on the molar concentration of reactant, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई पावर का सम करेंगे, कौन सी पावर का सम? सर वो पावर जो मोलर कंसेंट्रेशन की टर्म्स के ऊपर रेज्ड की गई थी। किस, कहां पर? इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसेंट्रेशन की टर्म्स थी उनके ऊपर जो पावर रेज्ड की गई थी, उन पावर का जो सम आया है वही क्या होता है आपके पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। समझ में आया? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस? इट मे बी डिफाइंड एज, थोड़ा समझिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हम पावर का सम करते हैं। कौन सी पावर का सम? रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो मोलर कंसेंट्रेशन के टर्म्स के ऊपर जो पावर रेज की गई थी ना, उन पावर के सम को ही क्या बोला गया है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सम ऑफ द पावर विच आर रेज्ड ऑन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ इक्वेशन। अगर पावर का सम 1 आया है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, अगर 2 आया है तो सेकंड ऑर्डर होगा, 3 आया है तो थर्ड ऑर्डर होगा, और n आया है तो क्या होगा पास? nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब यहां पर चलते हैं, कहां पर? यहां पर एक पॉइंट हमने लिखा था, रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पर। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बहुत सारे टाइप का होता है। फर्स्ट ऑर्डर भी होता है, सेकंड ऑर्डर भी होता है, थर्ड ऑर्डर भी होता है, फोर्थ ऑर्डर भी होता है, nth ऑर्डर भी होता है। तो जब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा तो क्या हर टाइप का जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो यूनिट जो आएगी रेट कांस्टेंट की वो क्या अलग अलग आएगी? डेफिनेटली अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है, दैट मीन्स यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज ऑल्सो फाउंड टू बी डिफरेंट। एक बार दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ऐसा यूनिट किसी भी ऑर्डर के लिए निकालनी हो, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और के पूछ ले रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट बताओ, आर ओ आर की यूनिट बताओ, तो आर ओ आर की यूनिट हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। कौन सी रहेगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। मतलब किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी यूनिट उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। एनी टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, unit of rate of reactions is also found to be mole per liter per second। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट कांस्टेंट रहनी है, लेकिन कोई आपसे पूछ ले रेट कांस्टेंट यूनिट बताओ सर, तो हमने बताया रेट कांस्टेंट यूनिट डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग है, डिफरेंट है, तो उसकी रेट कांस्टेंट यूनिट भी डिफरेंट आएगी। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई भी हो, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट पूछ ले कोई आपसे, तो कौन सी होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हम पढ़ेंगे किस टाइप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है। मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ये बात तो हमने बता दी कि रेट कांस्टेंट यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत सारे टाइप का हो सकता है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी बहुत सारे टाइप की हो सकती है। लेकिन किस टाइप के ऑर्डर के लिए कौन सी यूनिट लेनी है वो हम डिस्कस करेंगे। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लिख रहे हैं, ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट, ये हमने लिखा, और मैं कहता हूं इसका रेट वाला एक्सप्रेशन लिखो। तब क्या लिखोगे आप? यही लिखोगे ना, रेट इज इक्वल टू के कहां से आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने रिमूव कर दिया। रेट इज इक्वल टू के, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, यहां पर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। हमने बताया था कि ये पावर इसके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अभी तक का कॉन्सेप्ट ये कहता है, हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं और ये प्रोसेस कैसा है? एक्सपेरिमेंटली है। तो हमारा तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में हमें यही पावर रेज करनी पड़ेगी, तो इसका आपके पास कितना कर दिया? 1 कर दिया। जो रेट वाला इक्वेशन है उसके अंदर मोलर कंसेंट्रेशन की टर्म्स के ऊपर जो पावर रेज की गई है उसका सम भी कितना है? 1 है। ये केवल एक ही आपके पास है, तो ये सम अगर 1 आएगा तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा पास? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपके पास हो गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी यूनिट निकालनी है,
किसकी यूनिट निकालनी है? के की, क्योंकि के क्या होता है? के हमारे पास होता है रेट कांस्टेंट, कि हमारे पास रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट यूनिट हमें निकालनी है। तो हमने क्या पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू 1 की पावर 1 आता है। मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट जो है उस पर कोई चैलेंज नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। हो गया आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट इज इक्वल टू के आ गया। ए क्या है? एक कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ए क्या है? ए जो है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को हम जनरली मेजर करते हैं मोल पर लीटर में। ध्यान रखना, कंसेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल पर लीटर में, रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड में। दोबारा से देख लीजिए, मोल पर लीटर पर सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, मोल पर लीटर में कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन एक की हमने क्या ले ली पास? मोल पर लीटर। आ गया आपके पास। इस मोल पर लीटर से मोल पर लीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। पर सेकंड इज इक्वल टू के आया कि नहीं आया? और के क्या है आपके पास? रेट कांस्टेंट है। तो इस रेट कांस्टेंट की जो ऐसा यूनिट आई है वो आपके पास क्या आई है? पर सेकंड। क्या आई है? पर सेकंड। रेट कांस्टेंट यूनिट पर सेकंड आई है, लेकिन किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए? रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज फाउंड टू बी पर सेकंड बट ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा हुआ है। कोई आपसे पूछ ले रिएक्शन इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है आपके पास? पर सेकंड होती है। क्या होता है आपके पास? पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगी सर? कोई एक एग्जांपल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं हम कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ये हमने एक रिएक्शन लिखी है, इसका रेट लॉ लिखना अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका साइन रिमूव कर देंगे तो के इंटू ए इंटू बी, और इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं, आ गया तो 1 1 है, तो पावर भी कितनी जाएगी? 1 और 1। अब जो रेट ला इक्वेशन है उसके अंदर मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर रेज की गई है उस पावर का अगर मैं सम कर दूं तो 1 + 1 कितना आएगा? 2, और 2 आएगा तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा? ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स? तो हमने ही पढ़ा अभी तक कि यहां से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी आया। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट में कोई डाउट नहीं है, हमने बताया था अभी, मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। के कांस्टेंट है, इसकी यूनिट निकालनी है। ए कंसेंट्रेशन है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मोल पर लीटर, इसकी पावर हमने 1 कर दी। बी भी कंसेंट्रेशन है तो ये भी क्या हो जाएगा पास? मोल पर लीटर, इसकी पावर भी हमने 1 कर दी। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी था, पावर 1 1 थी, हमने मोल पर लीटर की पावर 1 कर दी, और यहां पर भी मोल पर लीटर की पावर 1 कर दी। अब क्या करेंगे? अब अगर दिमाग लगाओ तो ये समझ सकते हैं, इस पॉइंट के लिख सकता हूं मैं क्या? इस पॉइंट को हम ये लिख सकते हैं कि ये मोल पर लीटर पर सेकंड है इज इक्वल टू की। ये मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर है। आपने पता होगा बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी क्या लिख दो? ये लिख दो के पास मोल पर लीटर की पावर 2। मोल पर लीटर की पावर 2। हमें निकालना क्या है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालनी है। तो के को हमने एक साइड कर लिया, के इज इक्वल टू क्या हुआ? मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइड बाई, इसको खोल लें थोड़ा सा ओपनली, तो क्या हो जाएगा पास? मोल का स्क्वायर और पर लीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया पास? के। अब ध्यान सुनना, मोल की कुछ नहीं पावर तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब मोल की पावर 1 है और नीचे से मोल की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो माइनस का 2 और प्लस का 1, मोल की -1 बचेगी कि नहीं बचेगी? तो क्या हो जाएगा पास? ये आपके पास हो जाएगा मोल की -1, ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, ऊपर एक माइनस का है तो लीटर की 1, और पर सेकंड तो पर सेकंड रहेगा ही इज इक्वल टू के। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आई है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आई है पर मोल लीटर पर सेकंड।
किसकी यूनिट है? रेट कांस्टेंट की, लेकिन हर ऑर्डर के लिए नहीं है। कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए? सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? इट इज पर मोल लीटर पर सेकंड। ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस? केवल पर सेकंड होती है, केवल क्या होती है? पर सेकंड। ठीक है। अगर हम कहें कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगा? थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ठीक है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या आएगा? थर्ड ऑर्डर के लिए तो हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन अज्यूम की है, A प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट। ये थर्ड ऑर्डर है। कैसे है थर्ड ऑर्डर? इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखना। अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 1 इंटू B की पावर 2 हो गया। यहां पर स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था तो हमने 1 कर दिया, यहां पर 2 है तो हमने कितना कर दिया? 2। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो पावर का क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 कितना आएगा? 3। तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा पास? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगी? निकालो, इस टर्म्स में निकाल लो। आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट हमें पता है क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपके पास मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है। इज इक्वल टू K इंटू एक की पावर A क्या है आपके पास? मोल पर लीटर है, इसकी पावर 1, और B क्या है आपके पास? मोल पर लीटर है, लेकिन इसकी पावर कितनी है? 2। वही बात है, बेस सेम, वो तो पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा पास? यहाँ पर बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू K इंटू मोल पर लीटर का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? K को एक साइड रख लो, ये टर्म्स ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल की पावर 3 इंटू मोल की पावर -3। अब ये पावर 1 है, वो नीचे से -3 जाएगी, क्या बच जाएगा? मोल की सर -2 बच जाएगा, लीटर कितनी बच जाएगा? 2 बच जाएगा, और पर सेकंड तो पर सेकंड रहेगा ही। इसका मतलब क्या होगा कि बस मोल की -2 लीटर की 2 पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ किसके आपके पास? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट फॉर किसके लिए आपके पास? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर कोई रिएक्शन थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगा? पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो थोड़ा सा चीज ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। मतलब डिफरेंट टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी डिफरेंट आएगी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज फाउंड टू बी पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सीम्स टू बी पर मोल लीटर पर सेकंड। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकंड। थर्ड ऑर्डर के लिए हम ये मान ले कि कोई रिएक्शन जो है वो nth ऑर्डर को फॉलो कर रही है, कोई रिएक्शन जो है वो nth ऑर्डर को फॉलो कर रही है, nth को फॉलो कर रही है, तो आप ये बताओ उसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगी nth ऑर्डर के लिए? इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कोई रिएक्शन nth ऑर्डर कब होगी? nth ऑर्डर कब होगी? जब इस तरह की कंडीशन हो, मैं कह दूं स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन ना हो और हमने क्या मान लिया है? n मान लिया है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू रेट ला क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू K इंटू एक की पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो पावर का सम भी कितना आएगा? पावर का सम भी n होगा। तो कौन सा ऑर्डर होगा? बस nth ऑर्डर होगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना, इसकी यूनिट हमें पता है, कोई डाउट नहीं है। मोल क्या होगा पास? पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू K। कंसेंट्रेशन यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, इसकी पावर कितनी होगी? n। यहाँ से ओपन करेंगे क्या आएगा? यहाँ से ओपन करोगे आपके पास वैल्यू आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू K अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा पास मोल की n और लीटर की पर लीटर की n। ये आपके पास ओपन हो गया। यहाँ से हम इधर चले हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, उधर थोड़ा स्पेस कम था इसलिए इधर चले हैं। तो यहाँ से क्या होगा पास? मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल की n इंटू पर लीटर की n। अब देखो यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 मान ली, तो मोल की 1 प्लस की है और मोल की n माइनस की जाएगी। तो क्या बन जाएगी बेटा आपके पास बताओ? मोल की हमारे पास बन जाएगी 1 माइनस n,
1 माइनस एन, ये इधर माइनस की है, ऊपर जाके एन प्लस का हो जाएगा, तो लीटर क्या आ जाएगा पास एन माइनस 1, और पर सेकेंड तो पर सेकेंड रहेगा ही, इज इक्वल टू के। बहुत ध्यान से देखना, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अगर कोई रिएक्शन nth ऑर्डर को फॉलो कर रही है तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होगी मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और पर सेकेंड। ध्यान रखना, मोल की 1 माइनस एन है, लीटर की n माइनस 1 है, और पर सेकेंड इज इक्वल टू के। अब कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, nth ऑर्डर हो, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो हर टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी आपके पास बता, फॉर्मूला क्या है nth ऑर्डर के लिए? nth ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है सर मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1, और साथ में क्या है पर सेकेंड। दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। If we have to find out the unit of rate constant for a given order of reactions, then you have to put up the value of n. किसकी वैल्यू पुट कर दो आपके पास? n की वैल्यू पुट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं जीरो ऑर्डर के लिए बताओ, जीरो के लिए नहीं, जीरो का थोड़ा केस अभी वो अवॉइड करते, 2 मिनट के बाद आप बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वही आएगी, हमें पता है वैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या चाहिए पर सेकंड, क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आती है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये भी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा पास पर सेकंड बच जाएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आई थी मोल की -1 लीटर की 1 पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 2 पुट करना, तो 1 माइनस 2 माइनस का 1 बचेगा, 2 माइनस 1 प्लस का 1 बचेगा पर सेकंड, माइनस का 1 बचेगा प्लस का 1 बचेगा पर सेकंड। मैं कह दूं कोई रिएक्शन जो है वो 7/2 ऑर्डर को फॉलो कर रही है, 7/2 एक रिएक्शन, कोई आपसे पूछ ले कि 7/2 ऑर्डर भी हो सकते हैं, यस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लास्ट में बताएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जब फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कोई रिएक्शन है वो 7/2 ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, बताओ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगी? तो 7/2 को अगर फॉलो कर रही है ना, तो 7/2 के लिए हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? nth का फॉर्मूला क्या होता है पास, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 और पर सेकंड, ये होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर जो फॉर्मूला है हमने ऊपर लिख लिया है। अब n की वैल्यू कितनी है 7/2 है, तो क्या हो जाएगा पास मोल की पावर 1 माइनस 7/2, लीटर की पावर 7/2 माइनस 1, और क्या हो जाएगा पास पर सेकंड इज इक्वल टू कितना के पास के। अब 2 LCM आएगा, 2 LCM आ जाएगा, कितना बचेगा पास मोल की -5/2, लीटर की 5/2 और पर सेकंड। दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर किसके लिए? 7/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अगर हम कहें 3/2 के लिए निकाल के दिखाओ, 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा पास मोल की पावर 1 माइनस 3/2, लीटर की पावर 3/2 माइनस 1 और पर सेकंड। यहां से कितना हो जाएगा पास, ये आ जाएगी मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2 और पर सेकंड। तो ये फॉर्मूला बनेगा पास मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2 पर सेकंड। दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट for 3/2 order of reaction. That is the unit of rate constant for 7/2 order of reaction. That is the unit constant of first order reactions. That is the unit of rate constant of second order reactions. That is the unit of rate constant for third order reactions. And that formula is quite important. If we have to know that formula, then we can easily find out the unit of rate constant for any type of order of reactions. तो ये आपके पास टॉपिक था order of reaction क्या होता है। लॉजिकली हम चले कहाँ से थे? हम चले थे रेट ला इक्वेशन से। रेट ला इक्वेशन क्या थी सर? रेट ला एक्सप्रेशन के अंदर जो मोलर कंसेंट्रेशन की टर्म्स है उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ पावर रेज करते हैं, और वो पावर जो है वो उसके स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होती है। लेकिन हम जो चीज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकली कर रहे हैं। तो हम तो ऑलमोस्ट टाइम वही लेंगे ना, ऑलमोस्ट टाइम, नॉट 100%, ऑलमोस्ट टाइम। किन केसेज को छोड़कर 2 मिनट बाद पता लगा किन केसेज को छोड़, ऑलमोस्ट टाइम हम जो P हमने लिखा था वो वही वैल्यू थी जो A की थी, Q की वैल्यू वही थी जो B की थी, और R की वैल्यू वही थी जो C की थी। उस रेट ला इक्वेशन के अंदर हमने पावर को रेज कर दिया, इस पावर का जो सम आया वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द सम ऑफ द पावर टू विच कंसेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट ला इक्वेशन। डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी
डिफरेंट होती है, ये आप ध्यान रखना है आपका। अगर कोई रिएक्शंस, थोड़ा ध्यान रखना आपके पास, अगर कोई रिएक्शंस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, यहां पर देखिए, अगर कोई रिएक्शंस जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर रही है, अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है ये समझना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डाउट रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना क्या है। देखो, पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। those reactions whose rate of reactions does not depend upon the concentration of reactant। देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक सी टर्म है, कुछ डिफरेंट सी टर्म है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। थोड़ा पास्ट में चलते हैं। हमने बताया था आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। 100% ये बात सही है कि कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। लेकिन एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ऐसा है, एक कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, कुछ रेयरली रिएक्शंस, कौन कौन सी, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है ये, इसको समझना पड़ेगा आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है। तो हमने बताया जीरो ऑर्डर काइनेटिक एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है। जनरली सब रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शंस whose rate of reaction does not depend upon the concentration of reactant। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? कोई आपसे ये पूछ ले, इज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? आप कहोगे सर डेफिनेटली डिपेंड करता है। कोई आपसे ये पूछ ले, इज देयर इज एनी टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस whose rate of reaction is not depend upon the initial concentration of reactant? वो केवल एक है, कौन सा आपके पास? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस whose rate of reaction does not depend upon the concentration of reactant? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जो रिएक्शन फॉलो करती है वो रिएक्शन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड नहीं होता है। तो व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस? दोज रिएक्शंस हुज रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। मतलब सर कुछ इस तरह की चीज होगी, जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू के। यहां पर सपोज करो कोई रिएक्टेंट है ए, उसकी पावर जो है ना वो जीरो हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी? बस जीरो। मतलब कि ये इसकी कंसेंट, चाहे 1A ले लो आप, चाहे आप 2A ले लो, चाहे आप 3A ले लो, चाहे आप 4A ले लो, कितना भी ए ले लो, यहां पर इस ए के स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब कंसेंट्रेशन पे वो चीज डिपेंड नहीं करती है। तो के एक की कितना ले लिया? बस जीरो हो गया। अब यहां पर क्या हो, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट हमें पता है क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड। दो क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर, बहुत ध्यान से देखना। मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू के इंटू ए। क्या पता है? मोल पर लीटर है। किसी की पावर जीरो कितनी हो जाती है? यूनिटी हो जाती है। किसी की पावर जीरो कितनी होती है? 1 होती है सर। तो ये पूरी टर्म कितनी होगी? 1। के किसके बराबर आ गया? मोल पर लीटर पर सेकंड। मतलब रेट कांस्टेंट यूनिट क्या आई? मोल पर लीटर पर सेकंड आई। ये यूनिट कहीं सुनी हुई है हमने, कहाँ सुनी थी? दिमाग लगाओ। ये हमने बताया था कहाँ पर कि कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी टाइप की हो, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी जो यूनिट होती है ऑलवेज कांस्टेंट होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड।
लेकिन क्वेश्चन यहां पर दूसरा आ रहा है, ऐसा कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी है? इज देयर इज एनी टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हुज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सिमिलर एज रेट ऑफ रिएक्शन? क्या ऐसा कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें रेट कांस्टेंट यूनिट वही होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है? और रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन की होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, और यहां पर भी के की यूनिट क्या ये है? मोल पर लीटर पर सेकंड। मतलब रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वही यूनिट शो करता है जो यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। फॉर्मूले में भी आता, अगर हम ये फॉर्मूला मान के चलें, हमारे पास फॉर्मूला था मोल 1 माइनस एन लीटर, इसमें अगर जीरो ऑर्डर को फॉलो करें तो 1 माइनस जीरो क्या हो जाएगा? 1 माइनस जीरो 1 ही रहेगा। यहां पर 0 माइनस 1 -1 पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या है? के। क्या यूनिट आई आपके पास? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और मोल पर लीटर पर सेकेंड होती किसकी है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि रेट कांस्टेंट यूनिट बताओ क्या होगी, तो आपसे पूछ ले व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, लॉजिकली क्वेश्चन नहीं बनता है ना। क्यों नहीं बनता है? इसलिए नहीं बनता है बिकॉज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी डिफरेंट होती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है सर? पर सेकंड होती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड होती है। सेकंड ऑर्डर के लिए पर मोल लीटर पर सेकंड होती है। थर्ड ऑर्डर के लिए पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर 7/2 के लिए मोल की पावर -5/2 लीटर की 5/2 पर सेकंड होता है। थर्ड 3/2 ऑर्डर के लिए मोल की पावर 1 - 2 लीटर की पावर 1/2 पर सेकंड। जीरो ऑर्डर के लिए वही आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। और मोल पर लीटर पर सेकंड किसकी होती है? रेट ऑफ रिएक्शन की। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की रेट कांस्टेंट यूनिट वही होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की। दो क्वेश्चन यहां पर बने इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? विच इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस whose rate of reaction does not depend upon the concentration of reactant? which is order of reaction? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। which is the order of reactions whose unit of rate constant is same as that of rate of reaction? that is also zero order reactions। ठीक है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार बात बता देते हैं, सर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है, हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ध्यान देखिए 2 मिनट के लिए। सर जनरली दोज रिएक्शंस विच कैरिड आउट, ध्यान सुनना, दोज रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ऐसी कोई रिएक्शन जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही हो, ध्यान रखना, ऐसी कोई रिएक्शन जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही हो, एंड जनरली कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेज फ्रॉम रिएक्टेंट। और कैटलिस्ट की जो फेज है ना वो डिफरेंट हो रिएक्टेंट से। मतलब ये समझना, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं इधर से, यहां समझाने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट को देखो, क्या लिखा हमने लिखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विच कैरिड आउट, ऐसी कोई रिएक्शन जो कैरिड आउट हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये हमने रिएक्शन लिखी। और सपोज करो हम फॉरवर्ड स्टेप को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो है ना वो आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में होती है। तो आयरन काम करता है एज ए कैटलिस्ट, और आयरन किस फॉर्म में होता है? आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है? गैस की फॉर्म में। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है? गैस की फॉर्म में। तो ये रिएक्शन देखो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। मैंने कहा दो रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो हो रही है, लेकिन कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट फेज में होना चाहिए विद द फेज ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कैटलिस्ट अगर सॉलिड है तो ये आपके पास किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। इसकी फेज और इन दोनों की फेज डिफरेंट है कि नहीं है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब इस टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बहुत बात की है जीरो ऑर्डर पे। जीरो ऑर्डर क्या होती है? बेसिकली आप समझते क्या है जीरो ऑर्डर से?
बहुत सिंपली आपने समझना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई आपसे पूछ ले, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। हमने बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है, ब्रेन में रखना, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ऐसी कोई रिएक्शन जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही हो, एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेज विद द फेज ऑफ रिएक्टेंट, और कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट फेज में हो, किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट कंपेयर। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया बाय द हैबर्स प्रोसेस वी हैव टू टेक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द गैसियस फॉर्म एंड आयरन एज द कैटलिस्ट विच इज फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी हो रही है और डिफरेंट फेज में भी हो रही है। तो ये रिएक्शन किसको फॉलो करेगा बस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसको फॉलो करेगा बस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, दैट रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पहली कंडीशंस। सेकंड, बट द कैटलिस्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेज विद द फेज ऑफ रिएक्टेंट, दैट रिएक्शन इज सीम्स टू बी, क्या बोलते हैं हम उसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या क्या पता लगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेटल इक्वेशन के टर्म्स के ऊपर जो पावर रेज्ड होती है उसका सम जो हम करते हैं वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी डिफरेंट होती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड होती है, सेकंड ऑर्डर के लिए पर मोल लीटर पर सेकंड है, थर्ड ऑर्डर के लिए पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकंड है, nth ऑर्डर के लिए मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 पर सेकंड होती है, 7/2 के लिए होती है, 3/2 के लिए होती है। जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, और यही यूनिट रेट कांस्टेंट की आई जीरो ऑर्डर के लिए, और यही यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की। तो क्वेश्चन बना है विच इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन whose unit of rate constant is same as that of rate of reactions। तो कौन सी ऑर्डर के लिए होता है आपके पास, जीरो ऑर्डर। विच इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन whose rate of reaction does not depend upon the concentration of reactant, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेसिकली हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का नहीं करता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वही आती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की होती है। सच ए रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड द कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेज विद द फेज ऑफ रिएक्टेंट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम उसको, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। हैबर प्रोसेस की रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर है, जबकि आनी कितनी चाहिए थी, लॉजिकली हमें ये लगता है ना, क्या आनी चाहिए थी, रेट इज इक्वल टू k इंटू n2 की पावर 1 और h2 की पावर कितना के पास 3, तो पावर का सम कितना आगे पास 4। तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए था, फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। अब 2 मिनट के लिए एक चीज ध्यान से सुन लेना, वो एक्सपेरिमेंटली प्रोसेस की जो बात थी ना, उस पर एक 2 मिनट की एक पॉइंट है, वो समझ लो। देखो सपोज करना कोई रिएक्शन आपको दे, कोई भी रिएक्शन, क्योंकि आपको क्या पता सर इस रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटली हमें फाइंड आउट होगा कि नहीं होगा। जैसे एक तो हमने केस निकाल लिया कि वो कैटलिस्ट जो डिफरेंट वो रिएक्शंस जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही हो और डिफरेंट फेज में हो, तो वो तो हमने बता दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अभी लिखा था आपके पास N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये लिखा हमने, और यहाँ पर आयरन ले लिया और ये गैसियस फॉर्म है, ये भी गैसियस फॉर्म है, और यहाँ पर सॉलिड है। तो मैं कहती इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताऊँ, तो दिमाग तो कहेगा ना इसका ये आना चाहिए था फोर्थ ऑर्डर, लेकिन फिर वही दिमाग आगे सर ने बताया था कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो और डिफरेंट फेज में हो, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा कौन सा होता है, आपके पास जीरो ऑर्डर होता है। कौन सा आपके पास, जीरो ऑर्डर। जैसे कि आ गया, इसका तो हमें पता लग जाएगा कि जीरो ऑर्डर हमने बता दिया है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में चेक कर लेना, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है और डिफरेंट फेज में है कि नहीं है, वो रिएक्शन सारी कैसी होती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। सेकंड पॉइंट, सपोज करो आपने कोई रिएक्शन लिखी, हाइपोथेटिकल रिएक्शन में दे रहा हूं, 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना, आपके पास ये रिएक्शन हमने दे दिया और मैं कहता हूं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। तो हमने चीज तो एक्सपेरिमेंटली नहीं की है ना, एक्सपेरिमेंट तो लैब में हुआ होगा, हम तो कैसे कर रहे हैं, थ्योरेटिकली। तो जब भी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग वैल्यू थ्योरेटिकल फाइंडिंग वैल्यू के इक्वल होगी, मतलब थ्योरेटिकली भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करे और एक्सपेरिमेंटली भी डिपेंड करे,
तो उस केस में आपको रेट वाला एक्सप्रेशन गिवन नहीं होगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंड, ये कह दे इस टाइप की रिएक्शन दे दे, कोई भी रिएक्शन कह दे भाई इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो, तो डेफिनेटली ये वही रिएक्शन है जिसमें थ्योरेटिकली निकाल लें चाहे एक्सपेरिमेंट निकाल लें, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, हम रेट वाला इक्वेशन लिख देंगे। रेट वाला इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 3, और 2 + 3 कितना आ जाएगा पास, 5th ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। लेकिन इसी टाइप की कोई रिएक्शंस अगर ये लिखी हो 3a + 1b गिव्स प्रोडक्ट, और नीचे आपके पास ये चीज लिख दी गई हो, ये लिख दी गई हो, ये लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1/2। देखो जब भी, बहुत ध्यान से, 2 लाइनें हैं, जब भी थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बराबर होगा, आपको ये गिवन नहीं होगी, आपको खुद बनानी पड़ेगी। हम आसानी से बना सकते हैं, बस रेट ला इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1। किसी केस में अगर एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग वैल्यू थ्योरेटिकल फाइंडिंग वैल्यू से अलग है तो आपको हमेशा इक्वेशन बना के गिवन होगी, ऊपर एक रिएक्शन अलग लिखी होगी, और अगर एक्सपेरिमेंटली कुछ अलग बिहेवियर आ रहा है तो आपको नीचे वो बिहेवियर भी लिखा मिलेगा जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड हुआ है। तो ये तो कौन सा आपके पास रेट ला कैसे प्रोसेस है आपके पास, एक्सपेरिमेंटली हमें ये ऑब्जर्व हुआ है, थ्योरेटिकली हमें लग रहा था कि 3 और 1 की पावर आनी चाहिए, लेकिन ये गिवन होगा। गांठ बांध लेना, इंपॉर्टेंट है कि अगर रेट ला इक्वेशन के अंदर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट बराबर है, मतलब 2 और 3 के अकॉर्डिंग ही थ्योरेटिकली बिहेव कर रहे हैं और 2 और 3 के अकॉर्डिंग ही एक्सपेरिमेंटली बिहेव करेंगे, तो आपको ये इक्वेशन गिवन नहीं होगी। आपको ये इक्वेशन दे देगा डायरेक्ट और कहेगा इसका रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 3। लेकिन अगर कोई रिएक्शन भी दे दी और उसका रेट लाइक एक्सप्रेशन भी आपको दे रखा है, ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, ये गिवन, मतलब थ्योरेटिकली ऐसा लग रहा था, एक्सपेरिमेंटली ऐसा होगा, मतलब थ्योरेटिकल फाइंडिंग वैल्यू अगर एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग वैल्यू से अलग मिलेगी तो आपको डेफिनेटली रेट वाला इक्वेशन गिवन होगी। और आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए इसका यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, रेट वाला इक्वेशन का यूज। तो कितना आ जाएगा पास, 1 + 1/2 दैट इज कितना आपके पास, 3/2। ध्यान रखना आपके पास क्या बताया है, अगर किसी रिएक्शन में थ्योरेटिकल फाइंडिंग वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग वैल्यू बराबर है तो उस केस में आपको ये चीज गिवन नहीं होगी, ये गिवन केवल आपको इक्वेशन गिवन होगी, और ये पूछेगा बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू रेट ला। अगर किसी रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग वैल्यू और थ्योरेटिकल फाइंडिंग वैल्यू अलग अलग है तो आपको इक्वेशन भी गिवन होगी और रेट ला इक्वेशन भी गिवन होगी, और ये अलग होगी और ये पावर अलग होगी, तो हमने जो यूज करना है वो किसको करना है, नीचे वाले को करना है। तो ये था आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी, अब टेक्निकली कुछ समस्याएं आ रही थी वो सभी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो पॉसिबल है कि कल ही आ जाएगी एक वीडियो, और वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, वो सारा न्यूमेरिकल्स का भरा हुआ टॉपिक है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो वो करने से पहले एक बार अच्छे से अपनी नोटबुक में रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट ला एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, और कुछ एक नंबर के क्वेश्चन जो है उनको हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक का काम है, फिर मिलते हैं जल्दी।